चंद्रगुप्त मौर्य जो तीसरा पार्ट है और आज ये एंड है। कल इसकी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चलेंगे आपके। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितना हमने आज पढ़ाएंगे उसके प्रश्न एग्जाम में आने वाले या आ चुके हैं, उनके क्वेश्चन जितने भी होंगे आपको 1 घंटे में वो पूरे कराए जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न कल क्लास चलने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चलने वाले हैं। जितने क्वेश्चन आपको चंद्रगुप्त मौर्य पे पूछे गए हैं और आने वाले हैं और रीट में आने वाले हैं, पेपर में छपे हुए आ रहे हैं, अर्थात पटवार वाले हैं और पुलिस वालों, तुम्हारे पेपर में यदि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई प्रश्न आता है तो कल मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा उसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों आप जुड़ चुके हैं, फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने कल कहाँ छोड़ा था? मैंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, अपने परम मित्र हिमालय और पंजाब के राजा, ठीक है, प्रवर्तक की सहायता से ग्रहानंद की हत्या की थी, मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद फिर उसने साम्राज्य की स्थापना की। बागे कहते हैं कि विशाख दत्त के अनुसार पूरी इतिहास बताया था और हमने इसके प्रधानमंत्री जीवन परिचय बता दिया था। अब ये शासन करने लगा, 322 ईसा पूर्व में अपना शासन स्थापित करने लगा और कहते हैं काफ़ी समय तक इसने अपना साम्राज्य, और आपको ध्यान रखना इसने अपना साम्राज्य कहाँ तक व्यवस्थित कर लिया, और अपना साम्राज्य अपने गुरु की सहायता से, और कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत से लेकर के अर्थात उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर, ये ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आते हैं। बच्चे फर्स्ट ईयर के कह रहे थे जब पेपर हुआ था 9 अगस्त को कि गुरुजी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए, कि मैंने ज्योग्राफी के प्रश्न नहीं थे वो, क्योंकि पर्वत पूछे जाते हैं हमेशा हिस्ट्री में, कभी कभी इतिहास में एक विशेष पर्वत, और वह विशेष पर्वत पूछा जाता है जिसका संबंध इतिहास से होता है। तो इनका संबंध इतिहास से है अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य से है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था हिंदू कुश पर्वत से लेकर के, अर्थात उत्तर भारत में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के दक्षिण भारत में कावेरी नदी तक था। दक्षिण भारत में कहां तक था? तो साम्राज्य का विस्तार पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार अपने गुरु, अपने प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार और कहां से कहां तक किया था? कहां से कहां तक? हिंदू कुश पर्वत से लेकर के कावेरी नदी तक। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने अपना विस्तार कर लिया, उत्तर भारत थे और दक्षिण भारत की कावेरी नदी, और आप जानते हैं दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इधर हिंदू कुश पर्वत कहाँ पे है? अब ये कौन से देश में, ये ध्यान रखना, ये कौन से देश में आता है? अफगानिस्तान में। जब मैंने सिकंदर पढ़ाया था उसमें भी बताया था, तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट ईयर में पूछा गया था सुमिलित। कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है? तो उसमें पर्वत आपको हिस्ट्री के पेपर में पूछ लिए गए थे, हिंदू कुश पर्वत दे रखा था और ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। ठीक है, लैपटॉप लगा दियो। तो ये चला था, तो ये मैंने बताया इस प्रकार कहते हैं अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था, समय होता गया। और कुछ इतिहासकार जो मैंने आपको इमेज दे रखी हैं, आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही होंगे और मैंने उसकी इमेज भी बना दी है, जैसे, ठीक है, एपियानस एक दूसरा मेगास्थनीज, इसके बारे में तो आप परिचित होंगे। तीसरा, ठीक है, नियार्कस। ये तीनों आपको विशेष करके ध्यान रखने हैं, ये हमारे पेपर के आधार पर इसमें आपको पेपर में पूछा जा सकता, तीनों के नाम आपको विशेष करके 3 इमेज। पहली इमेज आपको यहाँ पे है, ठीक है, एक, ये दूसरी और ये तीसरी। ये आपको 3 नाम याद रखने हैं क्योंकि यहाँ प्रश्न बनता है, अभी ये प्रश्न आया नहीं है और ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि जितने प्रश्न आ चुके हैं
उसके अलावा और कौन कौन के प्रश्न रह गए हैं? तो ये 3 प्रश्न हैं और ये तीनों यूनानी दार्शनिक, ध्यान रखना, ये तीनों यूनानी दार्शनिक हैं, एपियानस, मेगास्थनीज और फिलाकर्स। ये तीनों क्या कहते हैं? एपियानस कहता है कि एंड्रोकोटस नाम के भारत के राजा ने, एंड्रोकोटस नाम के भारत के राजा ने सेल्यूकस निकेटर यूनान के राजा को हराया था और आपस में संधि हुई थी। आगे वैवाहिक संबंध स्थापित हुए जो आगे बताने वाले हैं, अर्थात इन दोनों का संबंध बता रहा है। तो एंड्रोकोटस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। एपियानस ने, इन दार्शनिकों ने अपने ग्रंथ में एंड्रोकोटस में, ठीक है, मैं अभी आपसे बातें करूंगा, पहले क्वेश्चन बात कर लेते पूरे एक चैप्टर की। एपियानस ने कहा कि हिंदुस्तान का एक राजा एंड्रोकोटस था, तो ध्यान रखना क्या नाम है इसका? एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस था और जिसने, कहते हैं कि यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर, अर्थात हमारे राजा सेल्यूकस निकेटर को हराया था और संधि की थी और अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो इस प्रकार एपियानस ने, अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा, एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोकोटस। या एंड्रोकोटस के नाम से मौर्य वंश के राजा को किस मौर्य वंश के राजा को जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये बनेगा प्रश्न कि निम्न में से भारत के किस राजा को या मौर्य वंश के किस राजा को एंड्रोकोटस कहते हैं? तो आपको आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसने कहा? एपियानस ने। ये वालों याद नहीं रहे, लेकिन आपको ये याद रखना है, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और, ठीक है, सेंड्रोकोप्टस। सेंड्रोकोप्टस, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनका संबंध किससे है? ठीक है, अमित्रघात आया था, आप जानते होंगे, अमित्रघात पिछले पेपर में आया था। अमित्रघात के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो बिंदुसार या बिंबसार? बिंदुसार। बिंदुसार था, ऐसे प्रश्न बनेगा। एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस के नाम से भारत के किस राजा को जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये कहने वाले कौन थे? आप एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए तो मैंने आपको इनको यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपके लेवल का क्वेश्चन ये है सीधा, ये क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, इस पार्ट में अगला क्वेश्चन बनेगा, इन तीनों नामों की पहचान, इन तीनों नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की? एक प्रश्न तो ये बन गया। एक प्रश्न तो आपका देखो इसमें, एक प्रश्न तो ये सीधा सीधा हो गया, इन तीनों नामों का संबंध किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन आएगा, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। इन तीनों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्न में से किस विद्वान ने की थी? तो अगला प्रश्न यह बन जाता है, सीधा प्रश्न है, सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान कराने वाला निम्न में से कौन सा विद्वान था? तो ब्रिटेन का निवासी था जिसका नाम था विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने इन तीनों नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो आपको ये याद रखना है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो आपके 3 प्रश्न इसमें बताए। नंबर 1, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस के नाम से मौर्य वंश के किस राजा को जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरा प्रश्न बताया कि इन तीनों नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की? विलियम जोन्स ने की, ब्रिटेन का निवासी था 18वीं सदी में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका ये आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आ गया? ये वाला तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न हो गए इसमें, कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तारित था, कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के कावेरी नदी तक, ठीक है मेरे मित्रों। अब मैं आपसे बातें करूंगा। तो ये 3 प्रश्न आपको ऐसे करके 4 पार्ट में कहते हैं, 6 पन्नों में मैं इसको आज की क्लास में आपको प्रत्येक पन्ने में, प्रत्येक चैप्टर में आपके 3-3, 4-4 प्रश्न हैं। और आप ध्यान से जुड़ें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। शेयर लाइक करने से थोड़ा सा हमारा जोश आ जाता है,
कि हाँ साहब विद्यार्थी हमें लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्वेश्चन उनको समझ में आ रहा है। एक तरह का कहते हैं मौखिक, मौखिक हमारा मोटिवेशन होता है। अब मैं आपसे थोड़ा बात कर लूँ, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ। संतोष जी, सोनू जी, पंकज सिंह जी, रवि जी, पुष्पेन जी, सरिता जी, रूप किशोर जी, ठीक है, हमारे मित्र जुड़े, नमस्कार सभी को, राम राम, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ दिन अच्छा रहे और प्रत्येक दिन आपका शुभ दिन निकले, ठीक है। रूप किशोर जी, चतुर्वेदी, नमस्कार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन्हीं में से जो यूनानी दार्शनिक था, ठीक है, जो यूनानी दार्शनिक था एपियानस, जो मैंने अभी बताया था, इसकी बात कर रहा हूं। इस एपियानस ने कहा कि यूनान के राजा, अब यूनान का राजा ये कौन है, ठीक है, यूनान के जो राजा थे, सीरिया का यूनानी शासक, सीरिया क्षेत्र का यूनान का राजा, और इसके समकालीन कौन था, सेल्यूकस। ये मैंने जो आपके टीवी में धारावाहिक चलते हैं उनके मैंने इमेज लगा दी है, क्योंकि आप इस समय बहुत से देखते भी हैं, तो आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया का यूनानी शासक कौन था। हाँ रजनी जी नमस्ते, कौन था, तो आपको याद रखना है सेल्यूकस निकेटर था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। अब एपियानस जो कहते यूनान का दार्शनिक था, वह कहता है कि यूनान के राजा, सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में और हिंदुस्तान पे कर देता है आक्रमण, ठीक है, हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है। और उस समय कौन था, उस समय हिंदुस्तान का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। अब मैं देखो आपको यहां पहले इनकी बातें बता रहा हूं, इमेज दिख रही होगी शायद आपको, थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, बाद में बड़ा कर देंगे। अब देखिए, अब मैं आपको मगध के युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। यूनान के राजा, सीरिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने और भारत पे कर दिया आक्रमण। अब भारत पे आक्रमण किया। अब इस समय भारत का, आर्यावर्त का राजा, इस समय हिंदुस्तान का राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस यूनान के राजा ने चारों तरफ से क्या घेर लिया, मगध घेर लिया, चारों तरफ से मगध घेर लिया। अब कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को मालूम पड़ता है, ठीक है, आप सुन रहे होंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य को मालूम पड़ता है कि हम चारों तरफ से यूनान की सेना ने घेर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना को आह्वान करता है, देशभक्ति, मातृभूमि की भावना उत्पन्न करता है, और इस प्रकार इन विदेशियों को हमें पूर्णतः हिंदुस्तान की सीमा से खदेड़ देना है। इस जोश से इसकी सेना, देश भावना, देश प्रेम की भावना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना में भरी, और बड़ी वीरता से यूनान की सेना से, अर्थात किससे लड़े, सेल्यूकस निकेटर से लड़े। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, और जिससे 305 में मगध का युद्ध कहते हैं। मगध का युद्ध हुआ, किन किन के मध्य हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है, सेल्यूकस निकेटर की हार। जब युद्ध हो रहा था, सेल्यूकस निकेटर को लगा लाला हम तो हारने वाले हैं, तो यूनानी सेना भागने लगी, छक्के छुड़ा दिए। अब यूनानी सेना भागने लगी, अब इधर से ये भी भागने लगा, ठीक है, अब यूनान का राजा ये भी भागने लगा। अब देखिए ध्यान से, अब तो आपको इमेज बड़ी कर देता हूं। यूनान का राजा ये भागने लगा, और पीछे पीछे कौन भागने लग गए, चंद्रगुप्त मौर्य, पकड़ लिया जा कहां रहो है। और इस प्रकार चारों तरफ से बंदी बना लिया, और सेल्यूकस निकेटर को, सीरिया के इस यूनानी राजा को बंदी बना लिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी गर्दन पर रख दी तलवार। क्या रख दी मेरे मित्रों, सब सुन रहे होंगे, तलवार रख दी। और इस प्रकार सेल्यूकस निकेटर चारों तरफ से देख रहा है कि मेरी सेना तो बंदी बना ली गई है, कुछ मार दिए गए हैं, कुछ भाग गए हैं, और खदेड़ खदेड़ करके भाग, कहते उसका पीछा कर करके, पकड़ पकड़ के उनको मार रहे हैं। अब मेरा नंबर है भैया।
और इसने तलवार इसके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी गर्दन पे तलवार रख दी और इस प्रकार सेल्यूकस निकेटर हाथ जोड़ करके और उसके पैरों में गिर गया। नीतू सिंह नमस्ते, ठीक है, कमलेश जी नमस्ते। तो उसके पैरों में गिर जाता है कौन? सेल्यूकस निकेटर। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये चंद्रगुप्त मौर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पैरों में गिर जाता है और अपने जीवन के प्राण नहीं चले जाएं, अपना जीवन दान मांगता है। हे मौर्य साहब जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी, मुझे जीवन दान दे दें। और इस प्रकार गिड़गिड़ा रहा, बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा है। उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? माने कि तुम मेरे से संधि कर लो और संधि के तहत आप जो भी मेरे से लोगे मैं आपको सबको दे दूंगा। इस प्रकार कहते हैं सेल्यूकस निकेटर। और संधि किससे करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से संधि का प्रस्ताव किसने दे दिया? सेल्यूकस निकेटर ने दे दिया। अब इधर चंद्रगुप्त मौर्य आकाश की ओर देखते हैं, सूरज तो डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है। पंकज सिंह जी, ठीक है, हाँ, सब इंस्पेक्टर साहब भी आ गए, नीतू सिंह जी। अब कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने आकाश की ओर देखा, यार सूरज तो डूब गया। इसने कहा सेल्यूकस निकेटर जी, हमारे हिंदुस्तान में एक विशेषता है कि सूरज डूब जाता है, हम युद्ध नहीं करते, कोई संधि नहीं करते, इसलिए भाई संधि तो होगी कल। मैं भी थक गया, तू भी थक गया। इस प्रकार कहते हैं इसे अपनी बंदी गृह में, खेमे में, बंदी गृह में डाल देता है। कल संधि होगी। और चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने गुरुजी से मिलने चले जाते हैं, सलाह मशवरा लेने चले जाते हैं। गुरुजी संधि करना चाहता है, बताओ संधि कैसे की जाए। अब उसने, और इसके गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य नहीं थी। और उसने रात में कौन पढ़ा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिया। हाँ, बहुत से तो सब इसको देख रहे हैं, बढ़िया गोरी सी कौन है, ये गोरी आवे वाली है, गोरी कौन है यहाँ की। ध्यान रखना, मैं अपने जो कहानियां बताने वाला हूं यूनानी दार्शनिक लेखकों को आधार पे बता रहा हूं। अब नाटकें चल रहे हैं, नाटक में विवाद नहीं है, नाटक में तो रोचकता पैदा कर देते हैं। हम अपने जो कंपटीशन की एग्जाम की किताबें होती हैं उनके आधार पे कहानियां सुना रहा हूं, ठीक है। आगे सुनते मेरे मित्रों। अगले दिन हुआ, सुबह निकला, चंद्रगुप्त मौर्य जी आए, ये बंदी था, बंदी गृह से अलग किया। आ भाई बैठ, सेल्यूकस निकेटर को बैठाया, भाई ठीक है संधि कर, और ले इस 4 दस्तावेज 4 पन्ना ले आयो। 4, ठीक, बहुत ही अच्छा सर, आपकी कक्षा बेस्ट होती है, बहुत बढ़िया अशोक सैनी जी, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 दस्तावेज जैसे हम अपने कलेक्टर से ले आते हैं, 4 स्टाम्प पैड 100 रुपया के, तो बाटम पे सरकारी आदेश पत्र 4 पन्ने अपने सरकारी आदेश के, उसमें मोहर लगी हुई थी मौर्य साम्राज्य की, और इस पर साइन हुए थे, प्रधानमंत्री जी के साइन हुए थे। और किसको थमा दिए? सेल्यूकस निकेटर को थमा दी, ले भाई कर यहाँ पे साइन। अब सेल्यूकस निकेटर जी पन्ना पलटे कि सब मुँह पे तो पढ़ो ही ना आवे, मैं तो यूनानी भाषा जानता हूँ। मान लो ठीक है, मैं बताऊँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जी आप ही पढ़ के सुना दें। और इस प्रकार पहले कहते हैं संधि थी, उसमें 4 संधियाँ, 4 शर्तें थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें अपने मंत्रियों की सहायता से सुना के बताया। सेल्यूकस सुनिए कि पहली संधि में क्या है। उसने कहा कि आप तो जानते हैं, और मैं बचपन से ही अपने जीवन में संकट में रहा हूँ, सबकी सहायता करते रहा, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। बचपन में मैंने अपने माता पिता की खातिर दास बन के रहा। एक शिकारी ने, मेरे गुरु चाणक्य ने मुझे वहां से आज़ाद कराया। फिर वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे कौन से विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए। वहां जब मैं गुरु दक्षिणा में, मेरे से जब मेरी शिक्षा पूरी हुई, गुरु दक्षिणा मेरे से अब मगध मांगा, और अपनी गुरु की सेवा करते हुए मैंने मगध पे आक्रमण किया, मगध का मैं राजा बना। फिर मैंने अपनी प्रजा रोजिना मुझे कोई ना कोई समस्या देती थी, मैं प्रजा की सेवा में लग गया, लेकिन मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। कौन कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा है। किससे? सेल्यूकस से। लेकिन मेरे दिल में अब ख्याल आया है, कहते हैं जाके दिल में ख्याल आया है। अब कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा, अब मेरे अपने बारे में सोचने लगा हूं, मैं चाहता हूं कि उम्र मेरी बीती जा रही है, ओवरेज है भी पा रहा हूं, क्यों ना विवाह कर लिया जाए। मैं विवाह करने वाला हूं। मैंने सुना है कि आपकी एक बड़ी बेटी, और बड़ी बेटी से मेरा आप विवाह करा दें। मैंने अभी तक विवाह नहीं किया। नाटकों में गलत दे रखा है, ठीक है, नाटकों में ध्यान मत दें, अपने कंपटीशन पे ध्यान दें। बड़ी रानी यही थी हेलना इसकी, ठीक है, जो कहानी में मैंने लिख रखा है, जो हेलना के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होगी।
जो मैंने आपको यहाँ इमेज दे रखी है ये वाली। अब कहते हैं हेलेना का प्रस्ताव, अपनी उसकी बड़ी पुत्री का प्रस्ताव रख दिया कि आप अपनी बड़ी पुत्री का विवाह मेरे से करा दें। और किसने प्रस्ताव रख दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रस्ताव रख दिया। अब इस प्रकार सेल्यूकस निकेटर की उंगली दबी हुई है, ठीक है साहब, जीवन मरण है, ठीक है साहब, कर दूंगा अपनी बेटी का विवाह। और इस प्रकार कहते हैं, और अपनी बड़ी बेटी अर्थात इसकी बेटी थी कार्नेलियो, यूनानी ग्रंथों में इससे हेलेना का वास्तविक नाम पूछ लिया जाए, हेलेना का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको कार्नेलियो करना है, ठीक है। लेकिन भारत में अब कहते हैं जब इससे विवाह होगा, इससे विवाह हुआ और अपनी पत्नी का नाम, प्रत्येक पति अपनी पत्नी को प्यारो नाम तो रखे ही है, प्यार थे, ससुराल वाले नाम है तो भूल जाए अपना नाम, कहते हैं माई के नाम है भूल जाए और ससुराल को नाम, अपने पति को प्यारो, पति प्यार से कोई ना कोई अपनी पत्नी को संबोधन करता है, तो ऐसे इसने अपनी पत्नी को संबोधन हेलेना के नाम से किया। बहुत सुंदर थी, ठीक है, आपको यहाँ भी दिखाई दे रही होगी, वैसे भी सुंदर थी, यूनान की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। इस प्रकार इससे विवाह हुआ और कहते हैं, और ये पहली पत्नी मानी जाती है। और इसने एक शर्त और बताई थी, सेल्यूकस निकेटर से एक शर्त में लिखा था कि मेरी इस आपकी जो बेटी मेरी सबसे पहली रानी बनेगी। और हमारे हिंदुस्तान में एक प्रथा है, बड़ी रानी का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन इसने पहले ही मने कर दिया, मैं आपके पुत्री के बेटा को अर्थात अपने बड़े बेटा को, जिससे उत्पन्न होगा, इससे उत्पन्न हुआ था जस्टिन, और मैं इससे राजा नहीं बनाऊंगा। और आप देखते हैं कि बड़े बेटे को जस्टिन को इसने राजा नहीं बनाया था, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि एक ऐसी संधि कर, इससे कहा था, सलाह ले रहा था रात्रि काल में, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि ऐसी संधि कर जिंदगी भर यूनान के राजा तेरे पैरन में रहें। और वो सबसे बढ़िया विवाह, कि ससुराल वाले कितने को पैसा वारे हों, हाँ लाला बहुत सी शादी हुई ध्यान रखियो, ठीक है, ससुराल वाले कितने भी पैसे वाले हों और दामाद उसका कम पैसे वाला हो, लेकिन जिंदगी में कहते हैं ससुराल वाले पैरों में दबे रहते हैं। उसने कहा ऐसी संधि कर, दूसरी बात इसके बेटा को कभी भी राजनीति में प्रवेश मत कराने देना, और कहते हैं कभी भी राजनीति में नहीं दिया, कोई मंत्री तक नहीं बनाया, हाँ जेब पॉकेट मनी तो देता था, सब तेरी अपनी इस बड़े बेटे का मैं विवाह करा दूंगा, तेरी पुत्री से उत्पन्न होगा, उसे खर्चा दूंगा, महल दूंगा, लेकिन मंत्री का पद नहीं दूंगा। ऐसा ही हुआ था जब कहते हैं कि जस्टिन बड़ा हुआ था, युवा हुआ था, इससे उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया, अपने दूसरे बेटे को करेगा, इसीलिए कौन नाराज हो जाती है? हेलेना, और इसका विरोध करेगी, और ये इसका अपने पति की ही दुश्मन हो जाएगी। और दुश्मनी के कारण इसने, अब दुश्मन जब रह जाए घर के तो आदमी क्या करे, बाबा बने साधु महाराज, तो जैन धर्म अपनाएगा, ठीक है, वही आगे आने वाली है कहानी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, और इससे जस्टिन हुआ था, और ध्यान रखना जो विवाह हुआ था, इस विवाह को भारत का क्या कहते हैं मेरे मित्रों, आप जानते होंगे, इसे भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसे कहा जाता है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किन किन के मध्य हुआ? तो हेलेना अर्थात कार्नेलियो चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ। तो आप इस पे ध्यान दें, एक प्रश्न तो यह बन गया कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलियो अर्थात हेलेना का विवाह, जिससे कौन उत्पन्न हुआ था? जस्टिन हुआ था, एक बात, ठीक है। और जस्टिन को ध्यान रखना, एक इतिहासकार भी है, यूनानी इतिहासकार भी है, कोई कहते हैं यही था, क्योंकि काकरे बेचारों मंत्री बनना है तो किताबें लिख लो, तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं था। एक जस्टिन नाम का इतिहासकार भी हुआ है, जिसने एपिटोम नामक पुस्तक लिखी है, और एपिटोम नामक पुस्तक में कहा गया है, और चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख की सेना को डाकुओं का गिरोह जस्टिन नाम का दार्शनिक था, और कहते हैं डाकुओं को गिरोह एपिटोम नामक पुस्तक में इसकी सेना को कहा गया, यही व्यक्ति था, ठीक है। तो आप ध्यान रख लें, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं छोटा सा प्रश्न पूछ लूं दूसरा विवाह करने से पहले, कि राजस्थान के बारे में क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, मेरे मित्रों, हाँ जी सभी सुन रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुने, अब याद आ रहा है शायद, तुम तो ठहरे परदेसी, हाँ परदेसी तो है ये, अब जान दो थोड़ी।
अब मैं आपसे राजस्थान का एक जीके का प्रश्न पूछ लेता हूं, बताएंगे? तैयार? पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां बता दिया, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, क्लियर हो गया। अब राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह अर्थात राजस्थान का कोई व्यक्ति एक विदेशी से विवाह करेगा, राजस्थान का कोई राजा या रानी विदेशी से विवाह करेगी, ऐसा विवाह कौन सा है बताइए? ये तो हो गया भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। देखो यहां लिखा हुआ है, मैंने इमेज बता देता हूं, दिख गया? अल्लट और हरिया देवी का विवाह। अल्लट गोहिल वंश का राजा, मेवाड़ का शासक था। अल्लट ने हूड़ वंश की राजकुमारी से विवाह किया था, हरिया देवी से। तो हरिया देवी और अल्लट का विवाह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है, इसे ध्यान रखें। और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के विवाह। तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह विदेशी लड़की से विवाह किया है, और राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह अल्लट और हरिया देवी हूड़ वंश की राजकुमारी थी, अल्लट गोहिल वंश का राजा था। वही अल्लट जिसने आहड़ को सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी बनाया, वही अल्लट जिसने सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था, राजस्थान में आप पढ़ते होंगे नौकरशाही व्यवस्था, तो नौकरशाही व्यवस्था हिंदुस्तान में किसने शुरू की थी? मैं भारत की बात बता रहा हूं। भारत में नौकरशाही व्यवस्था अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया था, ठीक है, और आहड़ में ही बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि बरहा मंदिर राजस्थान में दो हैं, एक पुष्कर में है जो चौहान वंश के राजा अणुराज ने बनवाया था पुष्कर में, और जबकि आहड़ में अल्लट ने बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये राजा बहुत प्रसिद्ध है, 3-4 प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। तो इस प्रकार इसका पहला विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का किससे हुआ? एक विदेशी लड़की से हुआ। और विदेशी लड़की कौन है? कार्नेलियो, जो इतिहास में, भारत के इतिहास में हेलेना के नाम से चर्चित होती है। अब लेकिन इनकी दूसरी पत्नी कौन थी? मैंने पहले कह दिया नाटकों में कोई नंदिनी कहाँ से लिया है, कुछ नहीं। आप तो कंपटीशन में 2 चीज याद रखें, पहली रानी कार्नेलियो हेलेना थी, और दूसरा विवाह और हुआ था। और दूसरा विवाह आप देखें, एक बेटा लगा हुआ है इनकी गोद में, देखिए ये दूसरा विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। अच्छी लग रही है इमेज? बढ़िया लग रही होगी, मन कर आया होगा। अब देखो, तो बड़ी रानी हेलेना, छोटी रानी दुर्दरा, दो है गए। तो बड़ी रानी कौन हो गई? हेलेना हो गई, और छोटी रानी दुर्दरा। एक बात, अब दुर्दरा कौन थी, यहां विवाद है। दुर्दरा कौन मानी जाती है? अनेक इतिहासकार कहते हैं ये गणानंद की लड़की थी, कुछ कहते हैं गणानंद का कोई व्यापारी था उसकी लड़की थी, और उसी समय गणानंद के दरबार में रहने आई थी। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु के कहने पर मगध पर आक्रमण कर देता है। गणानंद कोई कहता मारा गया, कोई कहता भाग गया। वहां ये लड़की मिलती है, कम उम्र की थी उस समय। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य इस लड़की को नहीं मारता, एक राजकुमारी का दर्जा दे देता है, और अपने महलों में पाटलिपुत्र क्यों ना करो। क्यों नहीं किया था? कम उम्र की थी, 8-9 साल की थी, राजकुमारी का दर्जा दे दिया, पाटलिपुत्र में रहती थी, बहुत बड़े महल थे। और एक दिन कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने महलों में निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय एक उद्यान में, एक बगीचे में अपनी दासियों के साथ कौन घूम रही थी? ये घूम रही थी, उस समय युवा हो चुकी थी, विवाह लायक। हाँ, 16 वर्ष की, 17 वर्ष को गानो है का है, अर्थात युवा हो चुकी थी, विवाह लायक हो चुकी थी। उसी समय नजर किसकी पड़ी? चंद्रगुप्त मौर्य की इस पे पड़ी। उसने देखा इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदरता थी, इसे देख करके कहते हैं इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदर इसकी आंखों में समाहित नहीं हो पा रही थी। ये अपने मंत्रियों से कहता है कि भाई ये कौन हमारा मेहमान आया हुआ है, कहाँ की राजकुमारी है कि महाराज आप भूल गए, ये वही लड़की है जो आक्रमण के समय आपने राजकुमारी का दर्जा दिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य कहता है यार ये तो विवाह लायक हो गई और बहुत सुंदर भी है, मैं इसके लायक, ये मेरे लायक। इस प्रकार कहते हैं दूसरा विवाह इससे होगा। और दूसरा मैंने आपको एक बच्चा इसमें बता रखा है, और यही क्या बनेगा? बिंदु, इससे उत्पन्न होगा बिंदुसार। तो बिंदुसार छोटा लड़का था और जस्टिन बड़ा लड़का था।
जस्टिन को क्यों नहीं बनाया गया? संधि के तहत नहीं बनाया गया और बिंदुसार को उत्तराधिकारी बनाया गया, इसलिए नाराज कौन हो जाएगी? हेलेना। कोई बात नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के मध्य भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, ये आप ध्यान रखें। दूसरा, इससे उत्पन्न पुत्र कौन हुआ था? जस्टिन, जिसे बड़ा पुत्र कहा गया। इतना हमने अभी पढ़ा। आगे अब इसका जो दूसरा विवाह किससे हुआ, इसकी बात चल रही थी, और इसका दूसरा विवाह दुर्धरा से हुआ था। ठीक है, दुर्धरा से हुआ था। दुर्धरा मैंने अभी बता रहा था कि कोई कहता ये घनानंद की लड़की थी, कोई कहता है इसके व्यापारी की लड़की थी। अभी मैंने कहानी बताई थी कैसे इसका विवाह हुआ था। इस प्रकार इससे कहते हैं, इससे कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ था? इससे बिंदुसार, जिससे अमित्रो घाट कहते हैं अमित्रो। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया था। अब देखिए आगे कहते हैं ये अपने इस बिंदुसार को क्या बना देगा? अपना उत्तराधिकारी बना देगा। इसलिए हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य में मनमुटाव हो जाएगा चालू। तो आगे बात करते हैं यूनान के 4 प्रांत। अब कहते हैं दूसरी संधि में क्या हुआ? जब सेल्यूकस निकेटर से संधि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से कहा कि हमारे भारत में एक प्रथा है, सब दूसरा पन्ना खोल लियो, स्टाम्प पैड वालों। दूसरा पन्ना खोला कि साहब इसमें क्या लिख रहा है कि आप जानते नहीं हमारे भारत में सिकंदर ने कहा कि हमारे भारत में एक प्रथा है, जब कोई पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो दहेज में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ देता है। दहेज बहुत चलता हो साहब हमारे यहाँ, तुम्हारे यूनान में नहीं चलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ दहेज चलता है। ठीक है, अब दहेज में इस प्रकार इसने, और दहेज में कहते हैं यूनान के 4 प्रांत किससे ले लिए? सेल्यूकस निकेटर से। तो 4 प्रांत ध्यान रख लें कौन कौन से लिए? काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। और ये कहाँ पड़ते हैं दोनों? अफगानिस्तान। तो कौन सा प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ, कौन सा प्रांत नहीं हुआ? तो आप इसको ध्यान रखें। तो 4 प्रांत मिले थे दहेज में, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। ये सब चाणक्य की नीति से चाणक्य जानता था इन 4 प्रांतों में यूनान की उपज होती है, यहीं से इसको भूराजस्व आय आता है। ठीक है, ठीक है, क्या आता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 4 प्रांत जो उस समय यूनान में आते थे, इन प्रांतों से ही यूनान का खर्चा चलता था, अत्यधिक आय आते थे। इसलिए चाणक्य के कहने पर और इस प्रकार यूनान से ये भी छुड़ा लिए और यूनान को आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर कर दिया। तो ये आप ध्यान रखें। अब देखो आगे, तो एक बड़ी रानी कौन थी, छोटी रानी कौन थी, इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन आपको यहाँ बने, राजस्थानी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब आइए आगे, तीसरी संधि। अब तीसरी संधि, अब चंद्रगुप्त मौर्य कहता है सेल्यूकस निकेटर से कि सेल्यूकस जी कि आप अपनी बड़ी बेटी का विवाह मेरे से कराएंगे। बहुत अच्छी बात, अब हम दोनों का विवाह होगा, मेरी धर्मपत्नी बनेगी। और लेकिन मैं और आप जानते हैं कुछ मेरे पीढ़ी 1 आध 2 पीढ़ी जानेगी, लेकिन आगे जाकर के पीढ़ी खत्म, हमें भूल जाएगी कि मेरा विवाह किस यूनान से हुआ। और कहते हैं हिंदुस्तान के राजा की ससुराल यूनान में थी। ठीक है, यूनान ससुराल है हिंदुस्तान की, अब कैसे पहचानेंगे? और आप जानते हैं हमारे भारत में पढ़े लिखे आदमी कम हैं, तो क्यों? मैंने सुना है कि आपके यूनान के दरबार में बड़े बड़े दार्शनिक रहते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और उनमें से एक मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक मेगास्थनीज रहता है, और इस मेगास्थनीज को हमें आप दे दें। और इस प्रकार कहते हैं इसी संधि के तहत और हिंदुस्तान कौन आएगा? मेगास्थनीज आएगा। अभी मैंने आपको पिछली में जो बताई थी, एक घोड़ा से लेकर के आ रहा है मेगास्थनीज, और सेल्यूकस का राजदूत आया। और ये प्रश्न आपको बनता है एग्जाम में कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था। किसका राजदूत था? सीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में रहा? चंद्रगुप्त मौर्य के। आपको ये ध्यान रखें। दूसरा, इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी यूनानी भाषा में। अब इंडिका पुस्तक में किनका उल्लेख है? प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का। तो मौर्य काल की
प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख कौन से ग्रंथ में, इंडिका में। पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र करा रखा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय करा दिया, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इन्हीं में से पेपर आएंगे, आप ध्यान रखें। मेरे मित्रों जो चले गए थे फटाफट आ जाओ, चले गए आ जाएंगे धीरे करके। और मौर्य प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इंडिका किसकी पुस्तक थी, मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में रहता था, किसका दरबारी राजदूत था। दरबारी राजदूत पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, किसका राजदूत पूछा जाए तो सेल्यूकस निकेटर आएगा। इंडिका पुस्तक का रचयिता मेगास्थनीज है। अब इस इंडिका पुस्तक के बारे में आगे पढ़ते हैं। इसमें मौर्य प्रशासन कैसे चलता था और समाज की व्यवस्था कैसी थी, यहाँ प्रश्न बनते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों। हाँ जी, ध्यान से सुने। तो अब इसमें मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, बात नहीं करूंगा। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इंडिका में, देखिए। मौर्य प्रशासन अर्थात मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक में उल्लेख है। वह कहता है कि मौर्य काल में मौर्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। कितनी समितियों द्वारा, ये ध्यान रख लें, कितनी समितियों द्वारा, 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। अर्थात प्रत्येक समिति में कितने, 5-5। इस प्रकार कितने हो गए, 6 पंजे 30, तो 30 सदस्य थे। अर्थात मौर्य प्रशासन में कुल मंत्रियों की संख्या 30 मानी गई, कुल सदस्यों की संख्या 30 मानी गई है। तो आप एक क्वेश्चन तो यहां याद रखें, मौर्य काल में प्रशासन की कुल कितनी समितियां थीं। मौर्य काल में प्रशासन की कुल कितनी समितियां थीं, तो आपको पेपर में पूछा जाए कुल कितनी समितियां करते थे, तो आपको 5-5 करना है। एक प्रश्न तो ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। साथ साथ में आपको प्रश्न बता रहा हूं, क्योंकि आपको जब अगली क्लास ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के वो सब कराए जाएंगे। आपको फटाफट 15 सेकंड दूंगा, 15 सेकंड में 50 क्वेश्चन, कम से कम 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे 50-60 क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बनते में आपको सब अगली वीडियो में आने वाले हैं, इसलिए बनाए रखें, बने रहें, अपने मित्रों को जुड़ें, अपने मित्रों को भी कहते हैं एग्जाम वायरस का दान दें, उनसे कहें कि क्लास देखें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर। एक बात, अब समाज में कहते हैं कि इंडिका पुस्तक कहती है मेगास्थनीज यहां 15 साल रहा, ठीक है, कब तक, 15 साल तक रहा था। और यहां आया, कोई कहता 4 साल रहा, लेकिन काफी समय रहा। अब यहां समय रहा था, तब उस समय इसने कह दिया यहां दास नहीं है। अब आपको ध्यान रखना, चाणक्य तो कहता दास है, ध्यान रखना, नोट आप यहां कर सकते हो। चाणक्य क्या कह रहा है, चाणक्य कह रहा है दास थे, क्योंकि इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दास प्रथा से मुक्त कराया था। तो ये तो दास प्रथा का उल्लेख कर रहा है, कौन, चाणक्य। लेकिन कौन नहीं कर रहा है, आपको मेगास्थनीज नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, मेगास्थनीज नहीं कर रहा। तो आपको इस पर ध्यान देना कि मेगास्थनीज मना करता है कि दास प्रथा नहीं थी, लेकिन चाणक्य कहता है दास प्रथा थी। एक सत्य असत्य कथन में क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे मित्रों। अंजू अवस्थी जी, भूपेन जी, जितने मित्र हैं, सपना जी, फौजदार जी, भूपेन जी, तो अशोक सिंह जी, ध्यान रखना इन चीजों में। आपको ये ध्यान रखना, सत्य असत्य कथन में क्वेश्चन पूछेंगे। चाणक्य दास प्रथा का समर्थन करता है, मौर्य काल में थे, जबकि मेगास्थनीज कहता है कि मैं तो रहा था, मैंने तो दास देखे नहीं, मैं दास ही नहीं था। इसका मतलब बढ़िया खातेदारी कर रही होगी जाके धनी की, बढ़िया कमरा दे दी होगी, एसी बेसी वार हो, तो जब भी तो कह रहा हो दास ही ना आए। तो ये दास प्रथा का अर्थात दास प्रथा नहीं थी। और उस समय ये कहता है कि मौर्य प्रशासन के समय अर्थात हिंदुस्तान में 7 जातियां थी। कितनी जातियां बता रहा है ये, 7 जातियां। ये आप ध्यान रखें, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, नीचे एक ट्रिक लिखी हुई है। तो इंडिका पुस्तक के अनुसार ठीक है, समाज कितनी जातियों में विभक्त था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इंडिका पुस्तक के अनुसार समाज कितनी जातियों में विभक्त था, तो 7 जातियां। लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार, चाणक्य के अनुसार समाज कितनी जातियों में विभक्त था, 4।
अब चाणक्य क्या कह रहा है, विरोधी को दोनों को साथ साथ करा रहा हूं, दोनों का तालमेल करा रहा हूं, ठीक है। दास प्रथा का चाणक्य समर्थन कर रहा है, समाज में 4 में बता रहा है केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ही बता रहा है, जबकि ये कितने बता रहा है, ये 7 बता रहा है, ये ध्यान रखें। अब इसमें जो प्रश्न बनेगा, आपको एक ट्रिक है, यहाँ आपको ट्रिक दिखाई दे रही होगी, इस ट्रिक में 7 समाज है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडिका पुस्तक के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार निम्न में से समाज में था, नहीं था, निम्न में समाज में नहीं था, तो पेपर में दास डालता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये दास प्रथा, ये दास कहता, दास तो समाज में थे ही नहीं, दास तो समाज में नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन यही बनेगा किसका समर्थन, कौन सी जाति समाज नहीं था, समाज में दास नहीं थे। अब कौन कौन थे, अब 7 कौन कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये ट्रिक आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अब मैं आपको पूरी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुने, इसमें 90% ट्रिक लिखी हुई है, मेरे मित्रों ध्यान से सुने। ट्रिक क्या है, इंडिका की सभा में, काय की सभा, इंडिका की सभा में किसी, ये रंग चेंज कर लेता हूं, किसी, इंडिका की सभा में किसी सैनिक, ये किसी हो गया, ये सभा हो गई, इंडिका की सभा में किसी सैनिक ने दार्शनिक अहिर को मार डाला। दोबारा सुने, इंडिका की सभा में किसी सैनिक ने दार्शनिक अहिर को मार डाला, ऐसे याद करनी है, एक वाक्य है। दोबारा सुने, इंडिका की सभा में किसी सैनिक ने दार्शनिक अहिर को मार डाला। अब आपको सभा का मतलब है सभासद, नंबर 1। टी का मतलब है किसान जाति, बताइए इसने, अब जाने का है जी, अब बता गया तो उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ना है मेरे मित्रों, ठीक है। सी से है शिल्पी, समाज में ये थे, सी से सैनिक, निक से निरीक्षक, दार्शनिक पूरा ही पूरा शब्द है, अहिर भी पूरा शब्द है, अर्थात ये 7 जातियां इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज कहता है कि मौर्य काल में 7 जातियां थी, दास नहीं था, जबकि चाणक्य कहता है केवल 4 जातियां थी, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब संधि हो रही थी उस संधि में, और कहते हैं कि उस संधि के तहत तो मेगास्थनीज आ गया, संधि में ध्यान रखना, जब सेल्यूकस निकेटर को छोड़ा जा रहा था और इस प्रकार जाके ससुर होने वाले ससुर जी जा रहे थे, ठीक है साहब अपनी बेटी को विवाह करा दूंगा, जाऊं, अब जाने वाली थी, अनुमति दे दी, बनने वाले दामाद जी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब चलो ससुर जी मान जाओ, अब ससुर को मना रहा है, ससुर जी जा कहां रहे कि ऐसा करो आप 500 हाथी ले जाओ, क्योंकि आपने और आपके सिकंदर जब हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था वो हाथियों के लिए किया था, और इसलिए मैं आपको 500 हाथी देता हूं। तो उल्टे हाथी प्लूटार्क के अनुसार, और किसको दिए थे, किसको दिए थे, सेल्यूकस को दिए थे। सेल्यूकस को कितने हाथी दान में दिए थे, सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिए। कितने हाथी दान में दिए, किस पुस्तक के अनुसार या किस लेखक के अनुसार, किस दार्शनिक के अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखें। अब अगले आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपको एक अवलेख है। अब अंत में समय अपना साम्राज्य विवाह हो गया, अब विवाह हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य जी साम्राज्य का विस्तार करेंगे। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अवलेख मिलते हैं, एक अवलेख मिलता है महास्थान से, एक अवलेख मिलता है सहगोर से। इन अवलेखों के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतिम 12 वर्षों में, अंतिम 12 वर्षों में भयंकर, ठीक है, भयंकर अकाल पड़ता है। अंतिम 12 वर्ष भयंकर उत्तर भारत में अकाल पड़ता है, और अकाल से निपटने के लिए और अपने मंत्री, कहते हैं सौराष्ट्र प्रांत में यह बनवाई थी, अपने मंत्री पुष्यगुप्त की सहायता से, और किसका निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। मैं आपको यहाँ, ये आपके गुजरात में है,
जूनागढ़ में है, गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है। जूनागढ़ किला राजस्थान में बीकानेर में है, लेकिन रियासत पूछी जाए तो वो गुजरात में आती है। जूनागढ़ रियासत गुजरात में आती है और किला राजस्थान में आता है, बीकानेर में, ठीक है। इन अभिलेखों के अनुसार कहते हैं, इस अभिलेख में मिलता है कि अंतिम 12 वर्षों भयंकर अकाल पड़ी और उससे निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने स्वराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से जूनागढ़ में और गिरिनार पर्वत पर, गिरिनार पहाड़ी पर या पर्वत पर किस झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अब कहते हैं, मैंने यहाँ आपको सुदर्शन झील के बारे में जितने प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ सब लिखा दिए, देखे ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, क्योंकि यदि निर्माण आ जाए, चंद्रगुप्त मौर्य करना है, विस्तार और बांध का निर्माण आ जाए, ठीक है, आप ध्यान रखें। यदि ये शब्द ध्यान रखना, यही गलती करते हैं, व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत गलत लिखा हुआ है। मैं आपको शब्द दे रहा हूं, ये शब्द सही है, पेपर में आपके यही मिलेंगे, ठीक है मेरे मित्रों। यदि सुदर्शन झील के बारे में पूछे, निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। यदि मंत्री, राज्यपाल और राजा दोनों दे दिया जाए तो राज्यपाल ही सही माने जाएंगे। अर्थात वरीयता किसको दी जाएगी? राजा भी दे रखा हो, मंत्री दे रखा हो, ठीक है, राज्यपाल दे रखा हो तो राज्यपाल सही माना जाएगा। तो आप इसको मानना, अधिकतर तो आपको राज्य 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 राजा देंगे, ठीक है, ये विशेष करके ध्यान रखें। तो विस्तार, इसका विस्तार बांध का निर्माण अशोक मौर्य ने अपने सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल तुषार की सहायता से करवाया। जब ये कहते हैं, इसकी मरम्मत काफी समय बाद मौर्योत्तर काल में रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी, अपने मंत्री की सहायता से करवाई। जब गुप्त काल में ये पूरी बाढ़, भयंकर बाढ़ आई थी, पूरे कहते हैं पूरी टूट चुकी थी, दीवारें टूट चुकी थी बांध की, और इस प्रकार पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त। मुझे मालूम था समय नहीं बचेगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको टाइप करवा दिया था। आप बिल्कुल ऐसे स्कैन कर लेना और ऐसे कॉपी में लिख देना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। और इस झील का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? इस झील का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। जूनागढ़ अभिलेख को भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कहते हैं, भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख या भारत का पहला बड़ा अभिलेख कौन सा है? भारत का संस्कृत का अभिलेख किसे कहते हैं? जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख में किस झील का उल्लेख मिलता है? सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। ऐसे करके अंतिम 12 वर्षों भयंकर बाढ़ आई, इसका उल्लेख किया, समय बीतता गया और अंतिम कुछ समय में अब इसने जैन धर्म धारण कर लिया कि हेलना इसे परेशान करने लगी। हेलना कह रही, मेरे छोरा बैठा, मेरा छोरा बड़ा है, तेरा बड़ा बेटा है और तेरा बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। माने कि नहीं, तेरे पिता से संधि हुई थी, जस्टिन को नहीं बनाऊंगा। ये जस्टिन की हाँ कहने लग जाती है हेलना, ये विरोध करता है, ये बिंदुसार को बैठा देता, घोषणा कर देता है। अंत में कहते हैं विवाद उत्पन्न हो गया दोनों में, वो भी अपनी षड्यंत्र रच रही है, इधर कहते हैं उसी समय जैन धर्म धारण कर लेता है और अपने गुरु, जैन गुरु, कौन से जैन गुरु? चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। और भद्रबाहु के, ठीक है, जैन धर्म धारण कर लेता है और इस प्रकार जैन सम्मेलन बुलाया जाता है। पहला जैन सम्मेलन किसने बुलाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बुलाया। कहाँ बुलाया? राजधानी में किया था। कब किया था? 300 ईसा पूर्व में। और इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र था। जैन धर्म दो संप्रदाय में, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विवाहित हुआ था। वो कौन से जैन सम्मेलन में हुआ? तो केवल दो सम्मेलन हुए थे प्राचीन काल में, पहला और दूसरा। तो पहला जैन सम्मेलन किसके समय हुआ मेरे मित्रों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लेना, ठीक है। हाँ, रिपीट कर देंगे, आप रिपीट दोबारा देखें कि कोई थोड़ा सा समय खराब हो गया था, ठीक है। एक बात अब आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे। श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेतांबर का मतलब है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले उत्तर भारत के वे जैन अनुयायी जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जो सफेद कपड़े पहनते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। दक्षिण भारत के भद्रबाहु के अनुयायी जो नंगे रहते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया। और भद्रबाहु जी कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में चले गए। अंत में बहुत दुखी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और कहाँ पहुँच जाएगा? और इस प्रकार अपने गुरु के पास जाएगा। तो मैंने आपको जाना, इससे मृत्यु से पहले आपको नीचे नोट में, जब आपको
गुजरात आएगा तो गुजरात में दूसरा जैन सम्मेलन होता है। 9 अगस्त को फर्स्ट ईयर एग्जाम हिस्ट्री का पेपर हुआ, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि बल्लवी जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? बल्लवी जैन सभा का अध्यक्ष द्विवादी क्षमा श्रवण था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये आपको गुप्त काल में रिवायत यहाँ में नोट के रूप में आप ऐड कर लेना। अब कहते हैं हेलना इसे परेशान करने लग गई। अब हेलना इसे परेशान करने लग गई, अंत में कहते हैं दक्षिण भारत चला जाता है, बिंदुसार को अपना क्या बना देता है? बिंदुसार को अपना सिंहसेन। कहते हैं परिशिष्ट परमन ग्रंथ के अनुसार अपने छोटे बेटा सिंहसेन को अपना साम्राज्य सौंप करके अपने जैन गुरु के पास जैन धर्म धारण करता है भद्रबाहु से, और भद्रबाहु के कहने पर और वहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए और कौन सी विधि अपनाएगा? कौन सी विधि अपनाएगा? संलेखना विधि। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किस विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे? तो प्राण त्यागना, जैसे आप अभी जन्माष्टमी पे उपवास रहे थे, अर्थात खाना पीना छोड़ देते हैं और एक ऊंची पहाड़ी कहते हैं निर्जन क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं? ध्यान करते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं और अपने कर्मों को ध्यान करते हुए केवल वायु ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार उसे कहते हैं संलेखना विधि। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का ऐसा राजा जिसने अपने प्राण संलेखना विधि से त्यागे थे, उपवास विधि से प्राण त्यागे थे, वह राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। जैन गुरु कौन था? भद्रवायु था। और गुरु कौन था? चाणक्य था। ये ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है मेरे मित्रों, आज मैंने आपको रुद्र सिंह, हाँ जी, तो मैंने आपको आज ज़्यादा बात नहीं की, तो क्योंकि थोड़ा समय निकल गया था, सिलेबस ज़्यादा था, तो आप मुझे चंद्रगुप्त मौर्य आज पूरा कराना था, तो नोट में आपको पहले इसलिए लिख दिया था, आप ऐसे लिख लें। दूसरी बात है संथारा। राजस्थान में संलेखना विधि को क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं, जिस पर राजस्थान में प्रतिबंध, राजस्थान में इस विधि पर, इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा रखा है। ध्यान रखना इस बात को, अर्थात कोई जैनी भूखे प्यासे नहीं मरेगा। तो राजस्थान में से संथारा कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में संलेखना कहते हैं, अर्थात उपवास विधि को जैन धर्म में क्या कहते हैं? संलेखना अर्थात संथारा कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, पहाड़ी पे कौन सी पे? श्रवण बेल गुलामा, जो आपको कहाँ पड़ती है? मैसूर पड़ती है। और इस प्रकार इसके जैन गुरु और भद्रबाहु थे, और चाणक्य कौन थे? इसके गुरु थे। और मैंने आपको इसकी पुस्तक तो बता रखी है, इसकी अर्थशास्त्र थी और इसकी कल्प सूत्र थी। दोनों संस्कृत भाषा में है, ध्यान रखना, दोनों संस्कृत भाषा में। एक और है, आपको थोड़ा 2 मिनट और ले लेता हूँ, 2 मिनट और रुके रहे हैं। एक मैंने आपको ट्रिक शायद इसमें लिखी हुई है, उस ट्रिक को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखी हुई होगी, ये दोनों जैन सम्मेलन की ट्रिक है। ठीक है, दोनों जैन सम्मेलन की ट्रिक है। तो थोड़ा सा इससे और देख लें 2 मिनट के लिए। तो चंद्र के पाटलिपुत्र में स्त्रुभद्र को बल्लवी में क्षमा किया, बल्लवी में क्षमा किया। तो चंद्र के पाटलिपुत्र में, तो चंद्र का मतलब क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन सम्मेलन कहाँ करवाया था? पाटलिपुत्र में करवाया था। अध्यक्ष किसे बनाया था? स्थूल भद्र को बनाया था। तो पहला सम्मेलन तो ये हो गया इस ट्रिक के अनुसार। दूसरा सम्मेलन, अब दूसरा सम्मेलन कहते हैं कहाँ हुआ था, और अध्यक्ष कौन, आपका अध्यक्ष कौन था, कहाँ हुआ था? बल्लवी में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण था। ठीक है, बल्लवी में हुआ था, क्षमा श्रवण था। और ध्यान रखना, और ये किसके समय हुआ था? भानु गुप्त के समय हुआ था। तो ये आपको दूसरा जो आपका सम्मेलन है उसमें आपको दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा स्पीड ले लिया। अब आपको रिवाइज के रूप में बता दूं मैंने कहाँ से पढ़ाया था। संबंध पढ़ाए थे, ये तीनों नामों का संबंध किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से है। पहला विवाह इसको बताया था मैंने आपको। ठीक है, पहला विवाह किससे हुआ था? हेलना से। दूसरा विवाह किससे हुआ? दुर्दरा से हुआ था। और इस प्रकार 4 प्रांत इसे दहेज के रूप में मिले थे। फिर मैंने आपको बताया इसके समय इंडिका के अनुसार 7 जातियां थीं, चाणक्य के अनुसार 4 जातियां थी। दास प्रथा का ये उल्लेख करता है, ये उल्लेख नहीं करता। तो ऐसे मैंने आपको बताया।
फिर आपको सुदर्शन झील का इसने निर्माण करवाया। आगे सुदर्शन झील में जितने प्रश्न बनते हैं वो आपको लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इसने पहला जैन सम्मेलन करवाया, दूसरा जैन सम्मेलन आपको गुप्त काल में मिलेगा। अंत में इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? श्रवणबेल गोला में। कौन सी विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा, ठीक है। इस प्रकार हमने ये आपको यहाँ आज की क्लास हमने आपको यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की करवाई थी, ठीक है। इसकी मृत्यु हुई। कल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको सभी समझा जाएंगे। आज आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हुआ। नमस्कार। डिस्टर्ब तो बीच में है